सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया और 6 दशक के बाद में पहली बार 3 बार लगातार एक ही घटक को एनडीए को पूरे बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद देश की जनता ने दिया। 2014 में जिन आशाओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के साथ में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया था, उस समय की जिन परिस्थितियों से भारत पीड़ित था, उससे बाहर निकलने के लिए जो मतदान किया था, उस व्यवस्था को बदलने के लिए जो मतदान किया था, उसके परिणाम स्वरूप पहली बार एक बड़े बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा बहुमत की सरकार एनडीए के घटक की बनी थी। जो वादा हम देश की जनता के सामने लेकर के गए थे, उन वादों पर खरा उतरते हुए सरकार ने जिस तरह से काम किया, उसके परिणाम स्वरूप 5 साल बाद जब फिर हम जनता की अदालत में गए, तो देश की जनता ने एक बार फिर एनडीए पर भरोसा जताते हुए एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया। पिछले 10 साल के कालखंड में जिस तरह से देश की सरकार ने एक तरफ गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम किया, दूसरी तरफ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में विकसित भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इस दृष्टिकोण से काम किया। देश की सीमाओं को सुरक्षित किया, देश में आतंकवाद में कमी की, आतंकवाद के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ में काम किया। आर्थिक दृष्टिकोण से देश को सशक्त बनाते हुए, जहां देश की दुनिया की लगभग सब बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आज मंदी के दौर से गुजर रही हैं, एक बड़ी मंदी की तरफ अग्रसर है, ऐसे समय में भारत को, जो कभी 2014 में फ्रेजाइल 5 कंट्रीज, जो सबसे कमजोर बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इंडोनेशिया, उनकी श्रृंखला में जहां भारत को गिना गया था, माना गया था, वहां से बाहर निकाल करके टॉप 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड में सम्मिलित किया। न केवल सम्मिलित किया, अपितु पूरी दुनिया ने इस बात की तायीद की, तस्दीक की कि भारत की अर्थव्यवस्था इस भीषण जो है वैश्विक मंदी के दौर में एक पावर हाउस की तरह जो है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही। हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने और अब 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे जा रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से भारत को सशक्त और संपन्न बनाने के साथ साथ में भारत को आने वाले समय की आवश्यकताओं के अनुरूप भारत को निर्माण की कैपिटल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए और विशेष रूप से भविष्य के लिए आवश्यक सारी वस्तुओं और हाई वैल्यू गुड्स का निर्माण भारत में हो, इस दृष्टिकोण से जो काम पिछले 5 साल में किया, उसका परिणाम भी अब हमको दिखाई देने लगा है। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा आयातक था, जो भारत मोबाइल हैंडसेट्स का सबसे बड़ा आयातक था, आज दुनिया का दूसरा बड़ा मैन्युफैक्चरर बना है और दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर भी बन गया। इलेक्ट्रॉनिक्स के दृष्टिकोण से भी बात करें, हम 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करने वाले देश बने। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई, भारत ने आर्थिक दृष्टिकोण से जो है प्रगति की, भारत ने स्थायी सरकार देकर के गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने में सफलता प्राप्त की और देश जो एक आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा था और ये लगता था कि देश के लोगों को कि ये सरकारें और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश कभी बदल नहीं पाएगा, आज देश के 140 करोड़ लोग, चाहे वो किसी भी राजनीतिक प्रतिबद्धता से जुड़े होंगे, जाहिर तौर पर अगर कहने का साहस नहीं करते पाते होंगे अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं की मजबूरियों के चलते हुए, लेकिन अकेले में बैठकर वो भी कहते हैं कि निश्चित ही देश बदल रहा है और देश बदल सकता है। आज देश इस भरोसे से, इस आत्मविश्वास से लबरेज होकर के विकसित भारत बनेगा, इस संकल्प के साथ में जुटा है। और ऐसे समय में देश की जनता ने एक बार फिर भारत विकसित बने, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश की जनता ने 3री बार एनडीए को पूरे बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया। हम सब ने देखा चुनाव में किस तरह की भ्रांतियां पैदा की गई, समाजों के बीच में दूरियां पैदा की गई।
समाज के सामाजिक ताने बाने को डिस्टर्ब करके जाति के आधार पर दूरियां पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी देश के मतदाताओं ने एक परिपक्व मतदाता और नागरिक होने का परिचय देते हुए देश की आवश्यकता के अनुरूप देश के हित में फैसला करते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया है। भारत की सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के साथ ही जिस तेज गति के साथ से सरकार ने काम करना प्रारंभ किया है, जहां हमने छोड़ा था 2024 के चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले, सामान्यतया सरकार के आखिरी पड़ाव में आखिरी 6 महीने में सरकार चुनाव के मोड में घुस जाती है, आगे की चीजों पर अपनी दृष्टि बंद कर देती है। लेकिन चुनाव घोषित होने के समय तक जब हम लोगों के टिकट डिक्लेयर हो गए थे, उसके बाद में भी सरकार 2 तरह के विषयों पर काम कर रही थी और हम सब अधिकारियों के साथ में बैठ करके उन दोनों तरह की योजनाओं पर काम कर रहे थे। एक 2047 के विकसित भारत बनाने का प्रारूप क्या होगा और उसके फुटस्टेप्स क्या होंगे, किस मार्ग से होकर के बनेगा, उसके ऊपर वृहत्तर डिस्कशंस हुए, करोड़ों लोगों से उसके ऊपर चर्चाएं हुई, 20 लाख से ज्यादा अलग अलग स्टेक होल्डर्स से उसमें बातचीत हुई और एक होलिस्टिक रोड मैप 2047 का बना। और दूसरा, इस अनुक्रम में आने वाले 100 दिन का 120 दिन का एजेंडा क्या होगा और 120 दिन में सरकार के निर्णयों को सफलता के साथ में लागू करेगी। हर डिपार्टमेंट ने, हर मिनिस्ट्री ने उस पर काम किया। इस तरह से सरकार इस भरोसे के साथ में कि हम वापस आने वाले हैं, देश की जनता हमें आशीर्वाद देगी, एक दिन का भी व्यवधान किए बिना, एक भी दिन का गंवाए बिना सरकार कंटिन्यूटी के मोड में काम कर रही। आप सबके शुभकामनाओं से, आप सबके आशीर्वाद से मुझे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार जो सरकार का पिछले टेन्योर का सबसे बड़ा डिलीवरेबल था, पानी का विषय, उस पर काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया था। और अब की बार आने वाले समय में हमारे देश की इकोनॉमी का जो सबसे बड़े 4 ड्राइवर्स होंगे, उनमें से एक ड्राइवर जो सबसे बड़ा वर्टिकल होगा, उन 4 वर्टिकल होंगे, उनमें से एक वर्टिकल पे काम करने की जिम्मेदारी सौंपी है। और क्योंकि राजस्थान की धरती टूरिज्म की धरती है, टूरिज्म की महत्ता की धरती है, और दूसरा जो मेरा मंत्रालय जो है संस्कृति की धरती है, क्योंकि संस्कृति मंत्रालय भी मेरे पास में, ये राग रंग की धरती है, ये साहित्य की धरती है, ये पुराने इतिहास की धरती है, ऐतिहासिक धरोहरों की धरती है। देश भर में ऐसी सारी ऐतिहासिक धरोहरों को संजोते हुए देश की संस्कृति के आधार पर, देश की संस्कृति के विभिन्न अंग उपांग के आधार पर, देश की संस्कृति की विविधता के आधार पर, देश की भौगोलिक विविधताओं के आधार पर हम देश में किस तरह से टूरिज्म को बढ़ा सकें, इस पर विस्तार से जिस दिशा में, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुआ, उसको और आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो यूनेस्को की एक कमेटी है, जिसमें यूनेस्को के 195 सिग्नेटरी देश सदस्य हैं, भारत भी उसका सदस्य है और सन 60 के दशक से भारत उसका सदस्य है और 195 देश सदस्य हैं। हर देश को 4 साल के लिए उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में काम करने का सौभाग्य मिलता है। उसके बाद 6 साल तक के लिए वो कूलिंग ऑफ में जाता है, फिर वापस 4 साल बाद में अवसर मिलता है। भारत अब तक 4 बार एग्जीक्यूटिव का मेंबर रह चुका है, लेकिन पहली बार मुझे प्रसन्नता है कि मुझे यह सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है कि पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का प्रेसिडेंसी भारत के पास में है और पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग भी भारत में अगले महीने में होने वाली, जिसमें 195 देशों के प्रतिनिधि यहां भारत में बैठ करके जो विश्व धरोहरें हैं, जिनको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहते हैं, वैसी भारत में दुनिया की 3 कंट्रीज में भारत आता है। उन वैश्विक धरोहरों के लेखा जोखा किया जाता है कि कौन सी धरोहर ठीक से मेंटेन की जा रही है, कौन सी नहीं की जा रही है, किसको डीलिस्ट करना है, किसको वार्निंग इश्यू करनी है, और एक देश नई धरोहर को, कौन कौन सी धरोहरों को अब की बार हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका निर्णय होगा। मैं प्रसन्नता के साथ में आपको बता सकता हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल तक लगातार, एंड दिस इज ए फर्स्ट इंसिडेंस, हिस्टोरिकली पहला हुआ है, पहले इससे पहले किसी देश को यह सौभाग्य नहीं मिला कि 5 साल तक लगातार भारत की किसी ने किसी एक जो है प्रोजेक्ट जो हमने डोजियर सबमिट किया था, उस डोजियर को जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया।
और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत को एक और मिलेगी। इसके अतिरिक्त दुनिया में जो म्यूजियम की दुनिया में आज की तारीख में विश्व में जो सबसे बड़ा म्यूजियम है वो फ्रांस का लुवरे म्यूजियम है, जो कभी फ्रांस के सरकार का इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की मिनिस्ट्री की बिल्डिंग होती थी, उस बिल्डिंग को कन्वर्ट करके म्यूजियम बनाया गया। वो लगभग 70,000 स्क्वायर मीटर में है, जिसमें डिस्प्ले एरिया 50,000 स्क्वायर मीटर का है। भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, वो प्रोजेक्ट में ऑफिस शिफ्ट होने के बाद में 2025 के साल में जो है नॉर्थ और साउथ ब्लॉक दोनों म्यूजियम बनेंगे और वो दुनिया के सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। ल्यूरे म्यूजियम से भी लगभग दुगने से ज़्यादा कैपेसिटी का होगा और ये भारत में एक आठवां आश्चर्य खड़ा होने वाला है, जहां हम भारत की प्रागैतिहासिक काल से लेकर के अब तक की प्रगति की यात्रा और किस तरह से भारत ने पूरे विश्व को आलोकित किया है विभिन्न पक्षों में, चाहे बौद्धिक संपदा के रूप में, चाहे ज्ञान और विज्ञान के रूप में, कला और संस्कृति के रूप में, भारत ने किस तरह से पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया, उसका दर्शन वहां एक स्थान पर हो सकेगा। उसके लिए भारत सरकार ने अभी फ्रांस की सरकार के साथ में प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट लेवल पर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर, क्या हाईएस्ट लेवल पर जो है समझौता किया है। उसकी एक मीटिंग, अब तक कई मीटिंग्स हुई हैं, उसमें से कल एक कमेटी की मीटिंग 3 दिन का दौरा होकर के पूरी हुई है और मुझे ये सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है कि हम उस दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम को एग्जीक्यूट कर सकें। इस तरह से ये जो अवसर मुझे मिला है, राजस्थान को इसका लाभ हो, जोधपुर को इसका लाभ हो और देश को निश्चित रूप से इसका लाभ हो, इस विषय को लेकर के आप सबके सहयोग से हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। आप सब ने अब तक जो सहयोग दिया उसके लिए भी मैं हृदयपूर्वक आपका धन्यवाद करता हूं। मैंने अभी अधिकारियों की समीक्षा की थी, जल का विषय, बिजली का विषय, चिकित्सा का विषय, जो मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े हुए ऐसे 3-4 विषयों पर बातचीत की थी। आने वाले समय में, क्योंकि अभी एक दुर्घटना जोधपुर में हुई, निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण थी कि प्रशासन की कहीं न कहीं चूक और लापरवाही के चलते हुए एक व्यक्ति को अपना जीवन खोना पड़ा। ऐसी परिस्थिति दोबारा न हो और इस परिस्थिति के जिम्मेदार जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए भी चर्चा हमने की, अभी निर्देश दिए हैं। हम इस डबल इंजन की सरकार में कमिटेड होकर के और अपने क्षेत्र के भले के लिए, अपने प्रदेश के भले के लिए, देश के भले के लिए हम सब मिलकर के काम करें, इस संकल्प के साथ में हम जुटे हैं। आप सब लोगों का मैं बहुत सारा धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लगता है कि ये प्रश्न थोड़ा जरूरत से जल्दी है, थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अल्टीमेटली टूरिज्म इज स्टेट सब्जेक्ट। लेट द स्टेट बिगिन विद द प्लान्स। उनको अपने प्लान बनाने के लिए मैंने कहा है, वो अपने प्लान सबमिट करेंगे, अकॉर्डिंगली उन प्लान्स को प्रायोरिटी के साथ में पूरा कर सकें, इस दृष्टिकोण से काम करेंगे। लेकिन टूरिज्म की जो परिभाषाएं बदल रही है, जिस तरह से इमर्सिव टूरिज्म की दुनिया आज डेवलप हुई है, एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की दुनिया आज डेवलप हुई है, उसमें राजस्थान में जो संभावनाएं हैं और देश में जो संभावनाएं, उन संभावनाओं के अनुरूप हम काम कर सकें, इसके निर्देश मैंने अधिकारियों को दिल्ली के स्तर पर दिए हैं। शीघ्र ही राज्यों के साथ में बैठक करके राज्यों के उसमें तैयारी और प्रस्ताव दोनों को जानते हुए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसके डोमेस्टिक टूरिज्म की ताकत सबसे बड़ी है। आज अगर हम अपने पीयर कॉम्पिटिटर्स की दृष्टिकोण से देखें तो हमको लगता है कि हमारे पास इतना बड़ा देश, इतनी सारी संपदाएं होते हुए भी दुनिया के मात्र 1 करोड़ लोग भारत में आते हैं, जबकि हमारे पड़ोस में श्रीलंका में, थाईलैंड में, सिंगापुर में, दुबई में, इन सब देशों में ये जो संख्या है ये 2 से 4 करोड़ के बीच में। इसको लेकर के कुछ लोग इस विषय पर आलोचना कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूँ। उनके यहाँ जो 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, 4 करोड़ है, 2.5 करोड़ है, वो उतना ही नंबर है। भारत में 20 करोड़ डोमेस्टिक ट्रैवलर हर साल मूव करता है और ये संख्या भारत की बढ़ती हुई प्रोस्पेरिटी के साथ में निरंतर जो है हमारी जीडीपी की ग्रोथ के प्रोपोर्शन में बढ़ने वाली। ऐसी परिस्थिति में भारत में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं और इस वर्टिकल को हम जो अभी जीडीपी में 6.2% कंट्रीब्यूट करता है और टूरिज्म क्योंकि सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करने वाला जो है वो सब एक डोमेन है, तो हम इसको 6.2% से 10% तक कैसे ले जा सकते हैं, इसके ऊपर हॉलिस्टिक प्लान करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे।